हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आपका मेरे चैनल लेक्चर साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 67 वो शुरू करने वाले हैं। आपको पता है इस वर्कशीट में जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर हम पहली वाली वर्कशीट के अंदर शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हम 2 वर्कशीट कर चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था और रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि सेक्सुअल सेक्सुअल 2 तरीके का होता है। और हमने इससे पहले वर्कशीट के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो सकते हैं, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीक़ों से हो सकता है। जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था बडिंग सीजन, जो कि अमीबा के अंदर पढ़ा था। हमने बडिंग पढ़ी थी जैसे यीस्ट वगैरह के अंदर, या फिर हाइड्रा के अंदर हमने रीजनरेशन पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हमें आज वाली वर्कशीट के अंदर पढ़ना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली हमें आज प्लांट्स के अंदर पढ़ना है। उससे पहले हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से है, होता क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन या इज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट और सेक्स सेल्स। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। किससे? 2 पेरेंट्स से, मतलब 2 पेरेंट्स होंगे और वो पेरेंट्स अपने जो गैमेट सेल्स हैं या सेक्स सेल्स हैं उनका यूज करके एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, here gametes which contain only half the number of chromosome and will develop into a new organism। जो gametes होते हैं, मतलब जो सेक्स सेल्स होती हैं, जो 2 अलग अलग पेरेंट्स से मिलती हैं, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं और वो एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक सी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब 2 पेरेंट्स होंगे, एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगी। ठीक है, जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है वो मेल पेरेंट मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, मेल गैमेट या फिर, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट, उससे फीमेल गैमेट मिलेगा। ठीक है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो करके, आपको पता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये चीज़ें हम 8th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तब जा करके नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती हैं, हम ये फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट होंगे, मेल और फीमेल। जबकि ए सेक्सुअल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर केवल एक ऑर्गेनिज्म से काम चल जाता था। यहाँ पर आपको मेल और फीमेल 2 अलग अलग पेरेंट चाहिए। मेल से मेल गैमेट या फिर मेल सेक्स सेल्स और फीमेल से फीमेल गैमेट हमें मिलेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से फिर डिवाइड हो करके नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेल और फीमेल दोनों की। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कि मतलब क्यों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम नहीं चल सकता, या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छा क्यों है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा मतलब पाया जाता है नेचर के अंदर, मतलब या फिर क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो टोटल सेल्स है, जो आने वाला यंग वंस है, उसके अंदर डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, बिकॉज इट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया मेल और फीमेल दोनों से गैमेट्स मिलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट 2 गैमेट्स होंगे। तो बिकॉज दो गैमेट से बना है, फ्यूजन से बना है, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के 2 अलग अलग
ऑर्गेनिज्म के हमें गैमेट्स मिले हैं उनके फ्यूजन से बना है, तो कुछ कैरेक्टर इसके और कुछ कैरेक्टर इसके मिलकर के जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें डाइवर्सिटी होगी, मतलब वो बिल्कुल ना तो इसके जैसा होगा मेल के, ना ही फीमेल के जैसा होगा, उसमें कुछ फ्यूजन होगा इन दोनों कैरेक्टर्स का, और जो कैरेक्टर्स होंगे उनमें डाइवर्सिटी होगी, मतलब पेरेंट के कंपैरिजन में वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, दूसरा जो मतलब जो दूसरी इंपॉर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो ये है, इट प्ले अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज को ओरिजिन करने के लिए, नए स्पीसीज का ओरिजिन हो इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, बिकॉज इट अलाउ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए कैरेक्टर का जन्म होगा, नए कैरेक्टर आएंगे, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों से आते हैं, तो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसमें नए कैरेक्टर होंगे। ठीक है, फिर जब ये वाला ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसमें इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कुछ नए कैरेक्टर होंगे। फिर जब बाद में मतलब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसमें तो उसके बाद में और नए कैरेक्टर्स आएंगे। तो बेसिकली होता क्या है, नए कैरेक्टर्स को लाने के लिए, नए कैरेक्टर्स का ओरिजिन करने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, मान लीजिए कोई ये बैक्टीरिया है। ठीक है, प्लीज़ इसमें डायग्राम्स पर मत जाइएगा, कैसे डायग्राम्स में बना रही हूँ बस समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाने की कोशिश आपको क्या कर रही हूँ। मान लीजिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होते हैं तो बिल्कुल इसके जैसे होते हैं जो कि हमारा पेरेंट था। अब मान लीजिए जो ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, 10 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर सकता है, इससे कम या इससे ज़्यादा जाने पर ये क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अगर ये बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इसके जो ऑफस्प्रिंग है वो भी बिल्कुल इसके जैसे हैं, तो यानी कि ये वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये भी 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सर्वाइव करेंगे, इससे कम और ज़्यादा में इसकी डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए यही जो बैक्टीरिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और ये जो बैक्टीरिया है वो भी 10 से 12 में सर्वाइव करता है, और ये भी इसके जैसा है, बस ये मेल और फीमेल है। ठीक है, तो इनके फ्यूजन से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, इतना कंफर्म है कि जो उसका सर्वाइवल का टेम्परेचर होगा वो इससे डिफर करेगा, जो 10 to 12 है इससे डिफर करेगा। मान लीजिए उसका जो टेम्परेचर है वो 15 to 16, वो मतलब 15 to 16 या कुछ और मान लेते हैं हम, जरूर नहीं कि 15 to 16 ही हो, हम कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए वो 8 से 16 तक सर्वाइव कर सकता है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड तो 16 तक सर्वाइव कर सकता है। जो ये नया ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो ये नया बैक्टीरिया है जो कि इन दोनों के फ्यूजन से बना है, वो 8 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकता है। तो यानी कि अगर टेम्परेचर कभी नेचर में 10 से कम गया, अगर टेम्परेचर कभी 10 से कम गया तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। इधर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था तो ये भी मर जाएगा, और इनके जो ऑफस्प्रिंग थे ये भी मर जाएगा। लेकिन जो ये है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है ये नहीं मरेगा, बिकॉज 8 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज इसमें तो वेरिएशन आए हैं, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट थे इसके पेरेंट्स से, तो इसलिए ये सर्वाइव कर जाएगा। अगर मान लीजिए 10 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए 12 से ज़्यादा हो जाता है, तो 12 से ज़्यादा में ये सब मर जाएंगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। लेकिन जो ये था जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना था, ये सर्वाइव करेगा। तो बेसिकली नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने, मतलब नए जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नए कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लाने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी होता है, स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ताकि सारी स्पीसीज़ ख़त्म ना हो जाए। अगर सब एक जैसे होंगे तो अगर कुछ चेंज आएगा तो अगर एक में एक की डेथ होती है तो सारे ही मर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि चेंज आएंगे तो हो सकता है कि चलो कोई चेंज आता है नेचर के अंदर तो आधी पॉपुलेशन तो बचे कम से कम, इस तरीके से। उसके बाद थर्ड जो है इम्पोर्टेंट, इट लीड्स टू वेरिएशन में हेल्प करता ही है, और जो कि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। इवोल्यूशन मतलब जो स्पीसीज़ में धीरे धीरे चेंज आता है टाइम के साथ, उसके लिए ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन हो नहीं सकता, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल उसके जैसी ही जो ऑफस्प्रिंग है बिल्कुल उसके जैसी ऑफस्प्रिंग बनती है जो कि पैरेंट मतलब बिल्कुल पैरेंट जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए इवोल्यूशन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बताना था मुझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी या इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है मेनली वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लावर रखने वाले प्लांट होते हैं, आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर हमने ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, है ना, गैमिट जो एंजियोस्पर्म पढ़े थे। सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म होते थे और एंजियोस्पर्म सबसे हाईली डेवलप्ड प्लांट होते थे जिसमें आपको फ्लावर्स मिलते थे। तो उन्हीं के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वही हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वो हमें बेसिकली आज पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि मतलब फ्लावर जो है उसमें भी मेल और फीमेल होंगे, है ना, क्योंकि तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि जो फ्लावर है उसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, तो अब दो तरीके के फ्लावर होते हैं बेटा जी। एक ऐसा फ्लावर जो कि यूनिसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो इसमें इट कंटेन्स ओनली स्टेमन और कार्पल। स्टेमन और कार्पल क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे। मेल और फीमेल पार्ट को बोलते हैं फ्लावर के। अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर या तो स्टेमन हो या फिर कार्पल हो, मतलब एक हो, या तो स्टेमन हो या फिर कार्पल हो, एक होगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और जैसे कि पपाया और वाटरमेलन, जो पपाया पपीता और जो वाटरमेलन आपका होता है तरबूज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उनके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनके फ्लावर में या तो स्टेमन मिलेगा या कार्पल मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे एक साथ। और अगर ऐसे फ्लावर जिनके अंदर दोनों प्रेजेंट हो, यानी कि स्टेमन और कार्पल दोनों, यानी कि मेल पार्ट और साथ में फीमेल पार्ट, अगर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो तो उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर इनके एग्जाम्पल्स हैं हिबिस्कस और मस्टर्ड। जो हिबिस्कस आपको पता है गुड़हल जिसको आप बोलते हो, और मस्टर्ड जो आपका सरसों होती है, ठीक है, उनके जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें दोनों पार्ट यानी कि मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं कि स्टेमन कार्पल को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियर हो। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में आपको बहुत ही अच्छा सा फ्लावर दिख रहा होगा, और इस फ्लावर के अंदर अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जहाँ से मतलब ये एक डंठल होती है, उसके बाद जो ये सोलन पार्ट होता है ग्रीन कलर का, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं जो सोलन पार्ट होता है ग्रीन कलर का। उसके बाद ग्रीन कलर के लीव जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं हम सेपल। उसके बाद जो कलर्ड पार्ट होता है, मतलब जो कलर्ड पत्तियां होती हैं फ्लावर की, उसको हम बोलते हैं पेटल। उसके बाद बेटा जी, उसके बाद आता है मेल और फीमेल पार्ट, या फिर एक चीज़ और देखो, ये जो पूरा ये ग्रीन पूरा जो कलर्ड पार्ट होता है इसको हम कोरोला भी बोलते हैं। ठीक है, कोरोला बोलते हैं। अगर आप कंबाइंड फॉर्म में आप लिखोगे, अगर अलग अलग लिखोगे तो पेटल, और अगर हम कंबाइंड बोले, कंबाइंड फॉर्म में लिखें अगर हम इस पूरे पार्ट को, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांट है, बिकॉज ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा गुड़हल जैसा दिख रहा है, तो गुड़हल का ही है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए जो मेल पार्ट होता है, जो ये आपको दिख रहे होंगे, हम एक अगले डायग्राम में भी देखेंगे, ये होते हैं स्टेमन, और स्टेमन को हम बोलते हैं मेल पार्ट। ठीक है, स्टेमन को हम बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, उसके बाद जो स्टेमन होते हैं उसमें ऊपर होते हैं पोलन, इससे हमें मिलेंगे पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन से हमें मिलेगा मेल गैमेट। ठीक है, पोलन ग्रेन से हमें मिलेगा मेल गैमेट। उसके बाद यहाँ पर बीच में होगी ओवरी, जिसको मैं आपको अगले डायग्राम में थोड़ा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में हमें थोड़ा और बेहतर दिखेगा। देखिए, ये पेडिकल, मतलब जो डंठल थी उसको हम पेडिकल बोल देते हैं, उसको जो फिर जहाँ से पेडिकल और ये
ओव्यूल, मतलब इसे हम पढ़ेंगे अभी, फीमेल पार्ट होता है वो जुड़ा होता है, इसको हम रिसेप्टेकल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम पेटल बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था पिछले वाले। और जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम सेपल बोलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम फ्लावर को बिल्कुल इसकी पत्तियां हटा दें तो बीच में आपको ऐसा पार्ट दिखेगा, ठीक है, बीच में आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, इस बीच वाले पार्ट में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा ये स्टिकी होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। सबसे ऊपर के हिस्से को बोलते हैं हम स्टिग्मा। बीच में एक मतलब बीच में जो स्ट्रक्चर होती है स्टिग्मा से ओव्यूल को जोड़ने वाली, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पार्ट जो है, मतलब इसको हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो बेसिकली फीमेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ओवरी जो है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट में यहाँ पर ये स्टेमन है, स्टेमन स्टेमन दोनों दो चीज़ से मिलकर बना है, एक एंथर और एक फिलामेंट, ठीक है। ये एंथर मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ये पूरा स्टेमन है। इसमें जो ये डंठल है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये डंठल की स्ट्रक्चर जो होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एंथर। जो ये एंथर होता है इसी में से हमें पोलन ग्रेन मिलते हैं, ठीक है। मेरी बात मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। हम एक बार और रिपीट करते हैं पूरी स्ट्रक्चर को। हमें जो फ्लावर है उसके मेल और फीमेल पार्ट को पढ़ना है। अगर हम फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट को पढ़ें मेनली, तो देखिए जो ये स्टेमन है, ये थोड़ा सा यहाँ से इरेज हुआ है, तो ये स्टेमन है, इसको याद रखिएगा, इट इज स्टेमन। जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। और स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक है एंथर, एक है फिलामेंट। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एंथर, और जो ये नीचे वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस एंथर से ही हमें मिलेंगे पोलन ग्रेन, और जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी से हमें मिलेंगे मेल गैमेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं स्टाइल, और ये नीचे वाले पूरे हिस्से को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ठीक है। ग्रीन पार्ट सैपल, ये हमें पता है। जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेटल। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब हम अपनी वर्कशीट पर वापस चलते हैं। ये देखिए, देखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अगर हम प्लांट की बात करें एंजियोस्पर्म में, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। मैंने आपको बताया कि जो स्टेमन होता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। जो स्टेमन होता है, देखो बेटा जी यहाँ पर क्लियर नहीं है इसलिए मैंने आपको फ्लावर की जो डायग्राम है वो दिखाए हैं, ठीक है। तो जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है, और जो स्टेमन है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ओके। उसके बाद जो कार्पल था, कार्पल में मैंने आपको बताया था कि देखिए जो कार्पल है, जो हमने बोला था ये रहा कार्पल जो है, मतलब जो कलर्ड पार्ट होते हैं, एक सेकेंड, कलर्ड पार्ट इसमें शायद दिखाया नहीं गया है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो जो हमारा कार्पल है वो मतलब उसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए, यस आ गया। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर को उसको हम कार्पल बोलते हैं। और कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, अगर मैं फ्लावर में मेल पार्ट की बात करूँ, ठीक है, मेल पार्ट, इधर फीमेल पार्ट, जो मेल पार्ट है उसमें उसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन से हमें, स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। एक है एंथर, एक है फिलामेंट। एंथर को थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं ताकि आपको समझ आए, ANTHER, एंथर और फिलामेंट। जो एंथर है उसी से हमें मिलेंगे पोलन ग्रेन्स, उसी से मिलते हैं पोलन ग्रेन्स। और जो पोलन ग्रेन्स हैं वही होती है मेल जर्म सेल, उसी से मिलेंगी मेल जर्म सेल।
ठीक है। अब अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करूँ, अगर फीमेल पार्ट की बात करूँ, फीमेल पार्ट, फीमेल अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्पल, पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें 3 हिस्से होते हैं बेसिकली। सबसे ऊपर होते हैं स्टिग्मा, फिर होती है स्टाइल, और फिर होती है ओवरी, फिर होती है ओवरी। ओवरी से हमें मिलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही होती है एग सेल। ठीक है, एग सेल। जो ये एग सेल है ये फीमेल गैमेट की तरह काम करती है, और जो पोलन ग्रेन्स थे, जो पोलन ग्रेन्स थे उससे जो सेल मिलती है वो मेल जर्म सेल की तरह काम करती है। तो इनका फ्यूजन होगा और बाद में मतलब जाइगोट बनेगा, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्लियर होंगे। अब देखिए आगे, हमने पढ़ लिया कि जो सोल एंड बॉटम पार्ट होता है वो ओवरी होता है, जो मिडिल का पार्ट होता है, इलोंगेटेड हिस्सा जो होता है वो स्टाइल होता है, और जो सबसे टर्मिनल, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल के अंदर एक एक एग सेल प्रेजेंट होती है। The male germ cell produced by pollen grain fuse with the female gamete present in the ovule. Male germ cell जो कि pollen grain से produce होगी वो male gamete के साथ फ्यूज करेगी ओव्यूल के अंदर, and this fusion of the germ cell or fertilization gives the zygote which is capable of growing into a new plant. इसको हम समझ लेते हैं एक डायग्राम से अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें आपको पोलन ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, ओवरी नज़र आ रही है, ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं, फीमेल जर्म सेल है। देखिए होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, जो कि हमें स्टेमन का जो एंथर वाला हिस्सा था वहाँ से पोलन ग्रेन मिले। अब पोलन ग्रेन क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है, मतलब ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पूरा का पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ये थोड़ा चिपचिपा होता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर चिपक जाता है, पोलन ग्रेन ग्रो करता है, और पोलन ग्रेन जो है पोलन जर्म सेल, ये मतलब पोलन ग्रेन जो है वो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। मेल जर्म सेल जो है वो स्टाइल से होते हुए पोलन ट्यूब की मदद से ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है उसके साथ यहाँ पर फ्यूज करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन का जर्मिनेशन हुआ है, जो पोलन जर्मिनेट हुआ है, और पोलन से जो मेल जर्म सेल पोलन ट्यूब से होती हुई फीमेल जर्म सेल तक पहुंची है, फ्यूजन जो होता है इसको बोलते हैं हम जर्मिनेशन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन पहले स्टिग्मा पर आएगा, उसके बाद पोलन ग्रेन जो है वो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा, और ओवरी के अंदर जो फीमेल एग सेल थी उसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए सॉरी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स हैं उसका स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचना, स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचना, देखिए स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचना इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। ये देखिए ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो फ्लावर है उसका स्टिग्मा है, और ये एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन मिलेंगे। तो पोलन ग्रेन का मतलब स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। इन दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर ये ट्रांसफर है, मतलब अगर ये पोलिनेशन है, अगर ये सेम फ्लावर के अंदर होता है तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और अगर जो ये पोलन है अगर ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मतलब अगर ये सेम ही फ्लावर के अंदर हो, एक ही फ्लावर के अंदर हो, मतलब सेम फ्लावर है उसी के अंदर स्टेमन है उसी के अंदर स्टिग्मा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ये देखिए मान लीजिए हमारे पास ये प्लांट है, तो इसमें अगर देखिए ये अगर ये है, ठीक है, अगर ये है
मतलब अगर सेम फ्लावर के अंदर होता है, इसी फ्लावर से इसी फ्लावर के अंदर अगर ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अगर एक प्लांट से अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर ये हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मतलब अगर दो डिफरेंट प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट के अलग अलग फ्लावर हैं, उसके अंदर पोलिनेशन हो रहा है, मतलब उसके एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और अगर सेम फ्लावर के अंदर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। अब हम आगे आ जाते हैं, हमने सेल्फ पोलिनेशन पढ़ लिया, हमने पोलिनेशन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र है, मतलब जो पोलिनेशन है वो किस किस चीज़ की मदद से हो सकता है। वो विंड की मदद से हो सकता है, हवा ले जा सकती है पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ठीक है, वाटर से हो सकता है, पानी की मदद से, या फिर एनिमल्स से भी हो सकता है। एनिमल्स की मान लीजिए कोई छोटा इंसेक्ट है, वो जो फ्लावर पर बैठा है उसकी जो स्किन है उस पर पोलन चिपक जाते हैं। वो जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वो पोलन ग्रेन्स उसके मतलब स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। आफ्टर पोलन लैंड ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, जब कोई जो पोलन है वो एक सुटेबल स्टिग्मा तक पहुंच गया, मतलब जो पोलन है, मतलब जो मेल जो जर्म सेल है, अगर मान लीजिए वो स्टिग्मा तक पहुंच जाती है तो इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी, तो वो फीमेल जर्म सेल तक पहुंच जाएगी जो कि ओवरी में प्रेजेंट है। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल, तो हमने पढ़ी थी पोलन ट्यूब, देखिए आपको याद होगा हमने ये वाला डायग्राम में पोलन ट्यूब पढ़ी है ना। तो जो पोलन है वो एक ट्यूब बनाता है, मतलब उस ट्यूब से ही जो है वो ओवरी तक पहुंचता है, यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ये देखिए, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। ठीक है, ओवरी तक पहुंचने के लिए मतलब एक पोलन ट्यूब बनती है। द ओव्यूल, अब देखिए आपको याद होगा ओवरी थी पहले, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते थे, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते थे। तो जो ये ओव्यूल है ये डेवलप होता है, मतलब ये एक टफ कोट को डेवलप करता है एंड इट ग्रेजुअली कन्वर्टिंग इनटू सीड। जो ओव्यूल है वो अपना एक मतलब एक कवर बना लेता है, टफ कवर बना लेता है, और उससे क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, उसके बाद जो ओवरी होती है वो रैपिडली ग्रो करती है और राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और फ्रूट बना लेती है। ठीक है, देखिए आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो ओव्यूल जो है मतलब ये सब कुछ पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है, मतलब टफ कोट बना लेता है अपने चारों तरफ, उससे बनता है सीड। और मतलब जो फ्रूट का आप सीड खाते हो वो ओव्यूल से बनता है। ठीक है, और जो ओवरी होती है वो क्या बना लेती है, उससे बनता है फ्रूट। अब जब भी कोई आप फ्रूट खाते हो तो जो फ्रूट का हिस्सा है जो आप खा रहे हो वो है ओवरी, और जो उसमें बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो है ओव्यूल। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी जो पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्ट्राइबल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट, अब जो सीड है उसमें क्या है, फ्यूचर प्लांट है। सीड को आप सीड जो है वो जर्मिनेट हो सकता है, नया पौधा बना देगा। ठीक है, और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग, जो कि एक छोटा सीडलिंग बनाएगा अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने पोलिनेशन पढ़ लिया, पोलिनेशन किसको बोलते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है वो जब वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है हमने ये पढ़ लिया। प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्लांट के डिफरेंट हिस्से पढ़ लिए, जो सारे डिफरेंट पार्ट है वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने जो प्लांट है, मतलब जो रिप्रोडक्शन है या जो मेल और फीमेल पार्ट है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे मतलब कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम सबसे लास्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन क्यों होते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल तो अलग अलग ऑर्गेनिक्स मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, और क्योंकि जो जर्म सेल है वो दोनों से आ रही हैं, उनके फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए वेरिएशन आएगा ही आएगा। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये इसमें आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
एग्जाम्पल बताने हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के। आपको याद है यूनिसेक्सुअल में हमने पढ़ा था पपाया और वाटरमेलन, और जो बाइसेक्सुअल है उसमें हमने पढ़ा था हिबिस्कस, ठीक है, और साथ में मस्टर्ड भी। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो उसको हम बोलते हैं सेल्फ, और अगर डिफरेंट फ्लावर के अंदर होता है अलग अलग प्लांट के तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया, और हाउ सीड और कैसे सीड जर्मिनेट होता है ये आपको बताना है इस वर्कशीट के अंदर। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको जो भी मैंने पढ़ा है वो समझ आया है, थोड़ा भी समझ आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।